तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एकेडमी पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का। हम लोगों ने इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन आंसर भी कर लिया था। इसका कुछ और चीज़ बचा हुआ था जो हम लोग करने वाले थे, है ना। पूरे चैप्टर, ये हमारा जीवों में जनन चैप्टर का नाम है, जीवों में जनन, है ना। उसी चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं आज। और उस चैप्टर का आज जो हम लोग करेंगे वो युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव को देखेंगे, और दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हम लोग देखने वाले हैं। लगभग चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त हैं, जो नए चैनल पर नए ज्वाइन किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए चलते हैं वीडियो में। मैं बता दूं कि क्लास ट्वेल्थ जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, बिहार बोर्ड का, उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए, युग्मक जनन हमारा है। तो युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव दोनों में क्या अंतर है। तो पहला कहता है कि यह अगुणित युग्मकों की पीढ़ी की प्रक्रिया होती है। जो युग्मक जनन है यह अगुणित युग्मकों की पीढ़ी की प्रक्रिया है। और भ्रूणोद्भव की बात करें तो यह भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया है ना। ये भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा कहता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। और भ्रूणोद्भव इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, समसूत्री। उसके बाद युग्मक जनन की तीसरा पॉइंट हम देखें तो कहता है कि नर युग्मक को चलनशील बनाने के लिए आगे परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है ना। और भ्रूणोद्भव की बात करें तो विशेष ऊतकों एवं अंगों के निर्माण के लिए आगे चलकर कोशिका में विभेदीकरण की आवश्यकता होती है ना। ये थे हमारे युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के कुछ पॉइंट्स। और अगला क्वेश्चन हमारा, एक पुष्प में प्रजनन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, है ना। मतलब एक पुष्प में निषेचन पश्च यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावर क्या होता है। पुष्प में निषेचन परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कहता है कि पुष्प में निषेचन परिवर्तन यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावर पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो सैक जो होता है में द्विगुणित युग्मनज यानी जैगोट बनता है। और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणोपोष केंद्रीय प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। इसमें क्रमशः भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तथा भ्रूणोपोष यानी कि एंडोस्पर्म बनता है। और भ्रूणोपोष विकासशील भ्रूण को क्या करता है, ये पोषण देता है ना। क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में भी निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण का निर्माण हो जाता है ना। कहता है कि साथ साथ में बीजांड जो होता है इसमें भी कुछ परिवर्तन आते हैं। और ये कुछ परिवर्तन है जो हम लोग देखने वाले नीचे ये आते हैं। और बीजांड से अंडाशय से क्या होता है, फलावरण यानी कि पेरिकैप बनता है। पहला कहता है कि बीजांड वृंत बीज वृंत बनता है ना। बीजांड वृत्त यानी बीज वृंत बनता है। दूसरा अध्यावरण यानी कि बीजावरण बनता है। तीसरा कहता है कि अंड द्वार, है ना, यानी कि बीज द्वार बन जाता है। और चौथा बीजांड काय यानी कि न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, प्रायः यह नष्ट हो जाता है और कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बना देता है ना। और पांचवा है भ्रूणकोश। क्या है, पांचवा की बात करें तो ये भ्रूणकोश। अब कहते हैं कि अंड कोशिका यानी कि एग सेल भ्रूण एम्ब्रियो बनाती है। सहायक कोशिकाएं सैनग्रिड्स नष्ट हो जाती है। और प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती है इसमें एंटीपोडल जो होता है वो नष्ट हो जाता है, सेल जो होता है। अब ध्रुवीय केंद्रक की बात करें, पोलर न्यूक्लियाई का ये भ्रूणपोष में बनाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। बीज चारों ओर से बाह्य कवच तथा अंत कवच यानी कि टैगमेन से बने अध्यावरण से घिरा होता है। और भ्रूण बीज पत्रों के माध्यम से मध्य स्थित होता है। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस अथवा शुष्क होता है ना। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न हमारा कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। कहने का अर्थ अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करना है और अपने सहायक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय वैज्ञानिक नाम को पता करना है। ये आपका प्रैक्टिकली चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं।
अब देखिए उसको हम लोगों ने क्या किया कि एक जगह एडजस्ट कर लिया, मतलब खोज लिया, है ना, एकत्र कर लिया। अब जब एक ही पुष्प में नर एवं मादा दोनों लिंग यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, द्विलिंगी। यानी कि इसमें इसमें जो है रिप्रोडक्ट यानी कि जनन के लिए दो अलग अलग नर मादा नहीं होते, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होता है। अब इसमें पुष्प के सामान्य स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम क्या सब है? पहला है गुलाब, गुलाब को रोज़ा हाइब्रिडा बोलते हैं, है ना, वैज्ञानिक नाम। और दूसरा है कुमुद, कुमुद का जो साइंटिफिक नेम है वो निम्फिया लोटस होता है। तीसरा सूर्यमुखी है, हेलिथनस, हेलियंथस बोलते हैं इनको, हेलियंथस एनस। और चौथा गुड़हल, गुड़हल को बोलते हैं हाबिस्कुस रोजा साइनेंसिस, है ना। अगला बात करें हम सरसों की, तो सरसों को बोलते हैं ब्रासिका निग्रा। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी और स्त्रीकेसरी पुष्पों को पहचान करने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधे के नाम जानते हैं? हाँ, तो आंसर में क्या है, कुकुरबिट्टा पादप एक एकलिंगी पौधा है, कुकुरबिट्टा की बात कर रहे हैं। तो कुकुरबिट्टा क्या है कि एकलिंगी पुष्प है। नर पुष्प में जयांग अनुपस्थित होता है, इसमें क्या होता है, जयांग नहीं होता। और पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं, ये प्रायः 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहता है। और इनके परागपुष्प व्यावृत यानी कि ट्विस्टेड होता है। क्या होता है? ट्विस्टेड होता है। अगला है मादा पुष्प में पुमंग यानी कि एंड्रोसियम होता है। मादा पुष्प में क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, इसमें अनुपस्थित होता है ये। जयांग त्रिअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठकीय तथा अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। इसमें भित्ति लग्न बीजांडन्यास होता है। अंडाशय से विकसित सरल सरस फल पेपो कहलाता है। अब एक लिंगी पौधे की बात करते हैं, इसमें एक में हो जाएगा मक्का, उसको जियामेज बोलते हैं, साइंटिफिक नेम उसका जियामेज हो गया। खजूर, खजूर को फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस बोलते हैं, ये भी क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तीसरा है पपीता, पपीता को कैरिका या पपाया बोलते हैं, कैरिका या पपाया, ये साइंटिफिक नेम है। नारियल को कोकोनियस न्यूसिफेरा बोलते हैं, कोकोनस न्यूसिफेरा। अगला है अंडपरजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी कि सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है ना। अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव परक प्राणियों की तुलना में जोखिम युक्त क्यों होता है? तो उत्तर है कि अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन अधिक जोखिम युक्त होता है क्योंकि वे मादा जनक के शरीर के बाहर विकसित होते हैं तथा विभिन्न पर्यावरण या परिस्थितियों और शिकारियों के खतरे में रहते हैं, जबकि सजीव प्रजक प्राणियों की संतानें मादा शरीर के भीतर विकास करते हैं और इस प्रकार भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण उनके उत्तर जीवित रहने के शुभ अवसर बढ़ जाते हैं, है ना। कहता है कि अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन अधिक जोखिम युक्त होता है, यानी कि जो प्रजाति अंडे देती है उसकी बात कर रहा है, उसकी संतानों का जीवन क्या होता है, अधिक जोखिम युक्त होता है क्योंकि वो मादा जनक के शरीर के बाहर विकसित होता है ना। लेकिन क्या होता है, विभिन्न प्राणीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और शिकारियों के खतरे में रहता है वो। लेकिन सजीव प्रजक की बात करें तो ये प्राणियों के संतानें मादा शरीर के भीतर विकास करते हैं, है ना। और इस प्रकार भ्रूणीय सही देखभाल संरक्षण के कारण उसके उत्तर जीवित रहने की शुभ अवसर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज का टोटल 12th का जो टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर, है ना, रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आज के लिए आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।